सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पेड़ पौधों की बातों में आज एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम अपने अनुभव के आधार पर आपके साथ आज एक नए विषय पर बात करने चाहेंगे। यूँ हम कह सकते हैं, हम अपने अनुभव को आपके साथ साझा करने की कोशिश आज फिर से करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं खाद पर। हमारे सभी गार्डनिंग लवर्स के बीच में हमेशा ये भ्रम रहता है कि हम कौन सी खाद का उपयोग करें और कौन सी खाद का उपयोग नहीं करें। तो हमारा अपना अनुभव है, आज हम जिस विषय पर आपके साथ बात करने वाले हैं कि मोटे तौर पर हमारे सभी घरों में परंपरागत रूप से जो खाद उपयोग होती रही है वो दो ही हिस्से में हम उनको बांट सकते हैं कि भाई एक गोबर खाद होती है और एक वर्मी कंपोस्ट होती है। तो आज के इस वीडियो में हम संक्षेप में आपके साथ इस विषय पर बात करेंगे कि दोनों खाद में से कौन सी खाद ऐसी जिसके साथ हमारा अनुभव, उसकी पौधे की प्रकृति के साथ हमने जो निष्कर्ष निकाले हैं, जो अपने अनुभव अर्जित किए हैं, वही हम आपके साथ बात करने वाले हैं। तो चलिए हम बात शुरू करते हैं आज की कि कौन सी खाद हमारे लिए बेहतर है, गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट। हम लोग एक नज़र में देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर में दोनों तरह की खाद दिखती कैसी है। अभी जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये गोबर खाद है और इसको देखने पर आप समझ सकते हैं। और ये जो अब हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये वर्मी कंपोस्ट है। मोटे तौर पर दोनों एक जैसी दिखाई देती हैं, लेकिन उनकी प्रकृति में आप देख सकते हैं कि एक ज़्यादा बारीक है और एक थोड़ी सी उसके अंदर कम बारीक रहती है। पूरी तरह से वो थोड़े से उसके अंदर जो क्रिस्टल टुकड़े होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। अभी हम आपके साथ यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दोनों खाद के बीच में ये जो इसकी प्रकृति है, इसकी पूरी बनने की प्रक्रिया, उसके हिसाब से हम कौन सी खाद आपके लिए बेहतर मानते हैं। अब हम दोनों खादों का क्रमबद्ध तरीके से ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसके बनने की प्रोसेस क्या है। अभी हम जो आपके साथ यहाँ दिखा रहे हैं वो है कि गोबर खाद की बनने की प्रक्रिया क्या है। तो गोबर खाद का सामान्य तौर पर जो काऊ डंग कंपोस्ट कहते हैं, तो गाय या भैंस किसी का भी गोबर हो सकता है। तो गाय या भैंस जो अपने नियमित प्रक्रिया में जो भी वो लोग खाते हैं, चारा खाते हैं, चाहे वो ओपन फील्ड में या खेत में खा रहे हो या घर पर कंट्रोल कंडीशन में खा रहे हो, उसके बाद फिर वो जो उनका गोबर है उस गोबर को इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करके कुछ दिनों तक उसको ऐसी जगह रखा जाता है जिससे कि उसके अंदर प्रोसेस शुरू होती है खाद बनने की, कंपोस्ट बनने की। और उस लगभग 3-4 महीने के टाइम पर वो फिर खाद के रूप में तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से जो गोबर का खाद बनने की प्रक्रिया वो ये होती है। इसके बाद अब हमारा अगला मुद्दा है कि भाई वर्मी कंपोस्ट कैसे बनता है। तो वर्मी कंपोस्ट में आपको देखिए सीधे-सीधे यहाँ कोई भी गाय या भैंस नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो जो वर्मी कंपोस्ट है वो इस तरह से बनाने की एक जो तकनीकी है वो विकसित की गई है कि उसको नियंत्रित वातावरण में तैयार करते हैं। तो जैसे इसको वर्मी बेड कहते हैं, इस तरीके का कोई भी कच्चा पक्का ग्रो बैग्स वाले मटेरियल का इस तरह से बेड बनाए जाते हैं। उसके बाद फिर ये जो इधर देख रहे हैं उसमें कोई भी गोबर जो उपयोग होता है उस गोबर को भी वहाँ डाला जाता है। और जो घर का थोड़ा ऐसा जो जो अपने आप ही डिकम्पोज हो जाए उस तरीके के मटेरियल को यहाँ डालते हैं, कचरा भी जिसको कहते हैं फ्रूट्स वगैरह का। और फिर उसके बाद में इस पूरी चीज को प्रक्रिया प्रोसेस करने के लिए उसमें केंचुए रहते हैं। तो जब इस तरीके के बैट्स में ये सब चीजें इकट्ठी कर दी जाती है तो फिर केंचुए उसको प्रोसेस करते हैं। जैसे अभी हम गोबर खाद के मामले में देख रहे थे कि गाय या भैंस उस चीज को खा रहे हैं और खाने के बाद वो गोबर के रूप में बाहर आ रहा है और फिर वो कुछ दिनों बाद खाद में परिवर्तित हो रहा है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर इसमें इस तरीके के मटेरियल को केंचुओं के द्वारा खाना और खाने के बाद उसको पूरा अपने बाहर निकालना और बाहर निकालने के बाद में जो प्रोडक्ट आता है वो वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। तो ये क्लियर है कि दोनों ही का जो एंड है, मतलब चाहे वो गोबर खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो, दोनों कहीं ना कहीं एक पूरी तरह से जो एक वनस्पतिक बोल सकते हैं या जो पत्ते वाली चीजें हो सकती हैं जिसको चारे के रूप में गाय भैंस खा रहे हैं और यहाँ उनको केंचुओं के माध्यम से खाया जा रहा है।
खाने के बाद जो प्रोसेस की जा रही है वो बाहर आ रही है। तो अब एक स्पष्ट है कि गोबर खाद कैसे बनती है और वर्मी कंपोस्ट कैसे बनती है। एक चीज जरूर यहाँ हमको समझ लेना चाहिए कि जो चीज यहाँ खाद के रूप में निकल रही है, तो जो वर्मी कंपोस्ट में निकल रही है वो एक कंडीशन में है कि यहाँ जो इनको खाने को दिया जाएगा वही खाद के रूप में निकलेगा। और जब हम गोबर खाद की बात करते हैं तो जो इनको खाने को मिलेगा वही खाद के रूप में परिवर्तित होगा। ये चीज अभी इसलिए बताना जरूरी क्योंकि आगे जब हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तो ये एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। अब हम ये देखते हैं कि क्या दोनों के जो पोषक तत्व हैं, जिसको हम कहते हैं कि खाद डाल रहे हैं पौधे में तो कुछ ना कुछ तो उसमें पोषक तत्व होंगे ही। तो जो हमारा अनुभव कहता है कि हम अगर ज्यादा वैज्ञानिक उसमें ना जाएं गहराई में, तो दोनों के पोषक तत्व लगभग बराबर हैं। तो हमको कोई पोषक तत्व के आधार पर हम यहाँ किसी भी एक खाद के ना तो अनुशंसा कर सकते हैं, ना एक खाद के बारे में कह सकते हैं कि नहीं भाई ये ठीक नहीं है। दोनों में पर्याप्त बराबर लगभग बराबर पोषक तत्व दोनों हमारे पौधों के लिए उपयोगी हो सकती हैं। अब जब दोनों बराबर हमने बोला तो फिर कहीं ना कहीं तो अंतर होता होगा। तो अब हम थोड़ी देर पहले जो आपके साथ बात कर रहे थे वहां पर फिर से जाते हैं कि जो गोबर खाद है इसके साथ में हमारा अनुभव ये रहा है कि जब हम गोबर खाद का उपयोग करते हैं तो उस खाद के साथ में आपके गमले में या आपकी क्यारी में खरपतवार अधिक निकलते हैं। अब आप फिर से वही चीज याद कीजिए वो क्यों है, क्योंकि जो गाय या भैंस है वो एक ओपन खेत में या चारे के रूप में वो जो खा रहे हैं उसी वो खाई हुई चीज जो है ना 100% पूरे बीज जो उनके भोजन में आए हैं वो 100% खाद के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाते, कोई ना कोई उसका अंश बचा रहता है, वो अंश खरपतवार के रूप में हमेशा सामने आता है। तो गोबर खाद के साथ में ये विशेष बात है जो आपको बताना हम चाहेंगे कि जब गोबर खाद का उपयोग करते हैं तो आपको कुछ दिनों बाद उसमें निरंतर आपके गमले में या क्यारी में आपको खरपतवारों को हटाने की स्थिति हमेशा बनी रहती है। अब वक्त है कि हम अपने अनुभव के आधार पर आपके साथ ये बताने की कोशिश करें कि आखिर में फिर कौन सी खाद उपयोगी है। तो हमारा अनुभव ये कहता है कि भाई जो आउटडोर प्लांट्स हैं, जिसमें सारे फ्रूट्स के प्लांट्स होते हैं, वेजिटेबल्स के भी हो सकते हैं, और वहां पर आप गोबर खाद का उपयोग करिए। और जो इंडोर प्लांट्स हैं उसमें हम लोग वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करें या बॉन्साई में वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करें। मतलब जो ऐसे पौधे जो हार्डी हैं या जिनमें अपने अंदर खरपतवार के साथ थोड़ा बहुत एडजस्ट करने की भी क्षमता रहती है और जो धूप में रहते हैं उनमें आप गोबर खाद का उपयोग करते हैं। धूप के साथ हमारा ये भी अनुभव रहा है कि जब गोबर खाद अगर मान के चलिए कि कहीं थोड़ी बहुत कच्ची रह भी गई होगी तो वो जब धूप के संपर्क में आएगी तो फिर वो प्रोसेस करके पूरी तरह से खाद में कन्वर्ट हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन अगर उसी को हमने छाया में रखा, इंडोर प्लांट्स में डाला, तो हो सकता है कि वो फंगस भी उसमें बन जाए और वो उसमें और अन्य तरीके के रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो हमारा आपके साथ ये कहना है कि आप अपने इंडोर प्लांट्स में वर्मी कंपोस्ट को प्राथमिकता दीजिए और आप अपने आउटडोर प्लांट्स में गोबर खाद को प्राथमिकता दीजिए। उम्मीद है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा और हमें विश्वास है कि जरूर आपको अपने पौधों के लिए सही खाद का सिलेक्शन करने में थोड़ी बहुत भी मदद जरूर मिलेगी। और यदि मदद मिलती है तो हम अपने आप को सार्थक मानेंगे। हमारा आपसे ये भी अनुरोध है कि आप हमको सब्सक्राइब कीजिए। अपने सभी अन्य मित्रों, परिचितों, रिश्तेदारों को भी आप सब्सक्राइब करने के लिए हमारे वीडियो की चैनल की लिंक उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अभी तक जो हमारे ऊपर आपने विश्वास व्यक्त किया है, हम उस विश्वास के अनुसार निरंतर नए नए विषय पर वीडियो आपके साथ लाते रहेंगे। और आपसे ये हम विश्वास दिलाते हैं कि हमारे जो भी कंटेंट होंगे वो हमारे स्वयं के क्रिएट किए हैं। चाहे हम यूट्यूब पर अपने शॉर्ट्स अपलोड करते हैं वो भी पूरी तरह से हमारे घर के, हमारे गार्डन के, हमारे वर्किंग प्लेस के होते हैं। कहीं से हम उसको दूसरी जगह जाकर के केवल इसलिए नहीं अपलोड कर रहे हैं कि हमको उससे ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। सब आपके विश्वास पर निर्भर करता है और उम्मीद है कि आपका विश्वास हमको हमेशा मिलेगा और हम आपके विश्वास पर खरे उतरेंगे। अब हम आज इसी वीडियो के साथ अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। कुछ ही दिनों बाद फिर से हम एक नए वीडियो के साथ आपके साथ फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार।